दोस्तों स्वागत है आपका भारत की बात में। दोस्तों आज भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज की भारत की बात में पूरे देश भर की टॉप न्यूज। दोस्तों मद्रास हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग पर कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर उभरने के दौरान राजनीतिक दलों को चुनावी रैली की अनुमति देने को लेकर सख्त फटकार लगाई है। जी हां, मुख्य न्यायाधीश संजीव बनर्जी ने भारत के चुनाव आयोग से कहा है कि आपकी संस्था कोरोना की दूसरी लहर के लिए जिम्मेदार है। जी हां, मद्रास हाईकोर्ट ने चेतावनी दी है कि अगर 2 मई को आयोग ने कोरोना प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करने के लिए उचित योजना नहीं बनाई तो फिर मतगणना पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी जाएगी। हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने इलेक्शन कमीशन से कहा है कि लोगों का स्वास्थ्य सबसे अहम है और यह चिंताजनक है कि संवैधानिक अधिकारियों को ही ऐसे बातें याद दिलानी पड़ती है। जब कोई शख्स जीवित रहेगा तभी वह अपने लोकतांत्रिक अधिकारों का लाभ उठा सकेगा। यह मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि स्थिति अब अस्तित्व और सुरक्षा की है। यह इसके बाद सब कुछ आता है। यह सुनवाई के दौरान राज्य के स्वास्थ्य सचिव के परामर्श के बाद हाईकोर्ट ने चुनाव आयोग को निर्देश दिया है कि मतगणना के दिन कोविड-19 प्रोटोकॉल लागू करने की योजना को 30 अप्रैल के दिन अदालत के पास पेश किया जाए। दोस्तों रमजान में भूखे प्यासे रहने के बाद इफ्तार में रोजा खोलने की परंपरा है। यह इफ्तार में पौष्टिक और सुपाच्य आहार जैसे बिरयानी, शामी कबाब, ब्रेड और मक्खन, आलू पैटीज, आलू कचालू, केला और खजूर खाने का रिवाज है, यह जिससे शरीर को किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। इन दिनों पिज्जा, बर्गर, फ्रेंच फ्राइज, चाउमीन और पैन केक सहित कई आधुनिक व्यंजन दिखाई देते हैं। यह युवा रोजेदार अपनी पसंद की कई चीजें अधिक खाते हैं। रोजेदार सुबह सहरी करके रोजा शुरू करते हैं जबकि शाम को इफ्तार के साथ रोजा खोलते हैं। जी रोजे और सहरी में इस्तेमाल किए जाने वाली वस्तुएं आम रोजगारों की पहुंच से दूर होती जा रही है। जी रोजा रखना हर मुसलमान का फर्ज है। रमजान के दिनों में इफ्तार के समय विभिन्न व्यंजनों, फलों, मेवा, मिष्ठान और लजीज खाद्य पदार्थों से सजा रहने वाला दस्तरखान महंगाई के चलते सिमट गया है। जी रमजान के दिनों में एक दूसरे को रोजा खोलते और खुलवाने का अपना ही महत्व है। रोजा खुलवाने मुसाफिरों, गरीबों के लिए मस्जिदों में इफ्तार की कमी नहीं रहती है, मगर घरों में रोजा खोलने वालों पर महंगाई का पूरा असर दिख रहा है। यह चीनी, दूध से हरी सब्जी, घी, तेल, फलों और रोजे के दौरान इफ्तार में अलग अलग महत्व रखने वाला खजूर आदि की कीमत इस वर्ष दुगनी हो गई है। महंगाई के चलते सभी के पसंद के खाद्य पदार्थ इफ्तार के समय रखना नामुमकिन हो जा रहा है। दोस्तों कोरोना महामारी की दूसरी लहर में कर्नाटक राज्य और राजधानी बेंगलुरु में कोरोना पॉजिटिव केसों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। प्रदेश में कोरोना के तांडव के बीच कर्नाटक सीएम बीएस येदियुरप्पा सरकार ने प्रदेश में 14 दिन के लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। ये लॉकडाउन 27 अप्रैल की रात्रि 9 बजे से लागू होगा। जी कर्नाटक भर में ये सख्त लॉकडाउन मंगलवार 27 अप्रैल को रात 9 बजे से लागू होगा, यानी कि आज से। इस लॉकडाउन में आप अपनी जरूरत की सामग्री यानी कि सामान सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच खरीद सकेंगे। सुबह 6 बजे से 10 बजे तक खरीदारी करने की इजाजत होगी। 2 सप्ताह के लॉकडाउन के दौरान इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं को छोड़कर सारी दुकानें और सार्वजनिक वाहन सब कुछ बंद रहेगा। दोस्तों कोरोना की दूसरी लहर में लोगों को खाने पीने की दिक्कत ना हो, इसके लिए हाल ही में केंद्र सरकार ने 5 किलो फ्री में राशन दिए जाने की ऐलान किया है। जी मगर कई बार डीलर के मनमाने रवैये के चलते लाभार्थियों को तक योजना का लाभ नहीं मिल पाता। जी ऐसे में अब आप डीलर के खिलाफ शिकायत दर्ज करा सकते हैं। जी इसके लिए सरकार की ओर से टोल फ्री नंबर जारी किए गए हैं। जी ये हेल्पलाइन नंबर पूरी तरीके से फ्री है, निःशुल्क है और अलग अलग राज्यों के अनुसार दिए गए हैं। ऐसे में अगर डीलर राशन देने में घपलाबाजी करते हैं या फिर आनाकानी करते हैं तो फिर आप शिकायत दर्ज करा सकते हैं, जिससे जल्द ही समस्या का निस्तारण होगा। ये इतना ही नहीं, आप वेबसाइट पर भी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। सरकार ने हर राज्य के लिए अलग अलग टोल फ्री नंबर जारी किए हैं जिन पर राशन सही से ना मिलने, डीलर के मनमाने रवैया समेत इससे संबंधित अन्य शिकायतें दर्ज कराई जा सकती है। ये नंबर्स आप एनएफएसए के आधिकारिक वेबसाइट यानी कि www.nfsa.gov.in पोर्टल पर जाकर देख सकते हैं। आप चाहे तो जिला खाद्य एवं पूर्ति निस्तारण कार्यालय में या फिर राज्य उपभोक्ता सहायक केंद्र पर भी अपने कंप्लेन दर्ज करा सकते हैं। इसके लिए आप 1800180208 उसके बाद 180021255512 और 1967 हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। राशन डीलर अगर अनाज देने में आनाकानी करता है या फिर वजन सही से नहीं तौलता है तो फिर आप ईमेल के जरिए भी शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
सकते हैं। इसके लिए आपको NFSA पर अपनी शिकायत रजिस्टर करनी होगी। अगर आपकी शिकायत सही पाई जाती है तो फिर राशन डीलर का लाइसेंस तक रद्द हो सकता है। दोस्तों, कोरोना महामारी से जंग लड़ रहे भारत के साथ अब संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE भी कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। जी हां, कोरोना की इस मुश्किल घड़ी में भारत की हिमायत में UAE ने सबसे ऊंची इमारत बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंगों से प्रज्वलित किया। दरअसल भारत में कोरोना से हालात बेहद चिंताजनक है। जी हां, ऐसे में सऊदी अरब, UK, अमेरिका समेत कई देश भारत के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। इस बीच UAE ने भारत के प्रति अपना समर्थन और प्यार जताने के लिए बुर्ज खलीफा को तिरंगे के रंग में रंग दिया। इस सबसे ऊंची इमारत से #स्टे स्ट्रांग इंडिया का मैसेज दिया गया। जी हां, रविवार देर रात UAE में भारतीय दूतावास की तरफ से एक वीडियो जारी किया गया। यह वीडियो के कैप्शन में लिखा गया है कि भारत कोरोना के खिलाफ भीषण युद्ध लड़ रहा है। ऐसे में उसका दोस्त UAE अपनी शुभकामनाएं भेजता है कि सब कुछ जल्द ठीक हो। वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे बुर्ज खलीफा इमारत तिरंगे की लाइटों से जगमगा रही है। जी हां, इमारत पर तिरंगे के अलावा #स्टे स्ट्रांग टैग भी दिखाई दे रहा है। यह गौरतलब है कि भारत में कोरोना के हर बीते दिन के साथ स्थिति बद से बदतर होती जा रही है। इस लड़ाई में वैक्सीन तो एक बड़ा हथियार है, लेकिन अमेरिका की तरफ से वैक्सीन बनाने की जिस कच्चे माल की जरूरत पड़ती थी उसके निर्यात पर रोक लगा दी गई थी। लेकिन अब उसी फैसले पर नरम पड़ते हुए अमेरिका ने भारत को बड़ी राहत दी है। रविवार को अमेरिका की तरफ से बताया गया है कि वह भारत को वैक्सीन बनाने में हर उस कच्चे माल की सप्लाई करेगा जिसकी जरूरत पड़ने वाली है। जी हां, साथ ही यह भी कहा गया है कि फ्रंट लाइन वर्कर को बचाने के लिए अमेरिका की तरफ से तुरंत रैपिड डायग्नोस्टिक टेस्ट किट, वेंटिलेटर और PPE किट उपलब्ध कराई जाएगी। इससे पहले कोरोना संक्रमण के खिलाफ लड़ाई में भारत को ब्रिटेन का साथ मिला। ब्रिटेन ने भारत को 600 ऐसे इक्विपमेंट भेजने की घोषणा की है जो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में काम आएंगे। दोस्तों, देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर जारी है। जी हां, जहां रोजाना 3 लाख से ज्यादा मामले सामने आ रहे हैं। एक और सरकार अस्पतालों में इंतजाम कर रही है, दूसरी ओर 18 साल से ऊपर के सभी लोगों को वैक्सीन लगवाने की छूट दे दी गई है। इसके तहत 1 मई से टीकाकरण अभियान का नया चरण शुरू होगा। इसको लेकर सरकार ने गाइडलाइंस जारी कर दी है। साथ ही साफ साफ कह दिया है कि सीधे वैक्सीन सेंटर आने पर वैक्सीन मिलने की सुविधा नहीं रहेगी। दरअसल अभी 45 साल से ज्यादा उम्र के लोगों के लिए टीकाकरण प्रक्रिया चल रही है। टीकाकरण से पहले सरकार ने रजिस्ट्रेशन अनिवार्य कर दिया है, लेकिन जब सेंटर्स पर ज्यादा भीड़ नहीं रहती है तो फिर आधार कार्ड की फोटोकॉपी ले जाने पर बिना रजिस्ट्रेशन वालों को वैक्सीन लगा दी जाती है। लेकिन नए चरण में ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, एक बड़ी खबर राजद के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव से जुड़ी हुई आ रही है। जी RJD के नेता और पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए यह बुरी खबर है। दरअसल राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई पर फिलहाल ब्रेक लग सकता है। लालू यादव की रिहाई के लिए कोरोना संक्रमण विलेन बनकर सामने आया है। ऐसे में पार्टी से जुड़े लोगों को लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कोरोना महामारी से देश भर में कोहराम मचा है। झारखंड में हालात अच्छे नहीं है। यहाँ भी कोरोना बेकाबू हो गया है। प्रतिदिन हजारों नए मामले सामने आ रहे हैं, जबकि दर्जनों लोगों की कोरोना की वजह से जा रही है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए झारखंड स्टेट बार काउंसिल ने 25 अप्रैल तक न्यायिक कार्यों पर रोक लगा रखा है। जी हां, अब बैठक के बाद ही आगे का फैसला लिया जाएगा। ऐसे में अब RJD के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव की जमानत पर पेच फंस गया है। जी गौरतलब है कि दिल्ली एम्स में इलाज करा रहे बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव के वकील प्रभात कुमार ने इससे पहले कहा था कि लालू प्रसाद यादव को रिहाई के लिए अब आने वाले रविवार तक का इंतजार करना होगा। दोस्तों, देश में कोरोना के मामले तेजी के साथ बढ़ रहे हैं और दूसरी लहर ज्यादा खतरनाक साबित हो रही है। रोजाना रिकॉर्ड संख्या में कोरोना संक्रमण के नए मामले सामने आ रहे हैं। अगले 2-3 हफ्तों में मामले में कमी का कोई संकेत नहीं दिखाई दे रहा है। IIT कानपुर के वैज्ञानिकों ने रविवार को गणितीय मॉडल के आधार पर कोरोना के पीक टाइम को रिवाइज किया। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि अगले 10 दिनों में रोजाना 4 से 4.5 लाख मामले के साथ कोरोना पीक होगा। वही 14 से 18 मई के दौरान 38 से 48 लाख एक्टिव केस हो सकते हैं। ये एक्टिव केस का पीक टाइम बताया गया है। IIT कानपुर के मनिंद्र अग्रवाल ने ट्वीट करके बताया कि मैंने अब पीक टाइम के लिए कई वैल्यूज की गणना की है और लास्ट फेज इस सीमा के भीतर होनी चाहिए। इस अनिश्चितता का कारण लास्ट फेज तक लगातार बदलाव है।
दोस्तों, बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा है कि लोगों की रुचि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात कार्यक्रम में नहीं है, बल्कि इसकी जगह वे कोरोना की बात सुनना चाहते हैं, क्योंकि महामारी में ऑक्सीजन और टीके की कमी की वजह से जीवन मुश्किल हो गया है। ये सीएम ममता बनर्जी ने दावा किया है कि उन्होंने मुख्य सचिव से इस बारे में व्यवस्था करने को कहा है। ममता बनर्जी ने कहा है कि कोरोना के बारे में चिंता न करें, मैं आपकी पहरेदार हूं। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने मासिक रेडियो कार्यक्रम मन की बात में कहा कि कोरोना की लहर ने देश को हिला दिया है और लोगों को टीकाकरण कराना चाहिए। ममता बनर्जी ने कहा कि मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह उस समय बंगाल पर कब्जा करने की योजना बनाने में व्यस्त थे। तब कोरोना महामारी की दूसरी लहर को नियंत्रित करने के लिए उचित कदम उठाए जाने चाहिए थे। जय ममता बनर्जी ने कहा कि किसकी मन की बात में रुचि है। जय अब लोग कोरोना की बात सुनना चाहते हैं। अगर 1000 लोगों की भीड़ में एक संक्रमित है तो वह सभी को संक्रमित कर सकता है। केंद्रीय अर्धसैनिक बलों के 2 लाख जवान उत्तर प्रदेश, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से आए और वे अनजाने में संक्रमण के वाहक हो सकते हैं, यह क्योंकि निर्वाचन आयोग द्वारा उनकी RT-PCR जांच नहीं कराई गई। दोस्तों, कोरोना महामारी की दूसरी लहर के बीच किसान और खेतीहार मजदूर खेतों में पसीना बहा रहे हैं। तमाम प्रतिकूल स्थिति में भी किसान मेहनत कर रहे हैं ताकि हमारे घरों तक भोजन पहुंच सके। यह केंद्र और राज्य सरकार के हस्तक्षेप और किसानों की मेहनत से रबी फसल की कटाई बिना व्यवधान की पूरी हो रही है। यह सरकार के मुताबिक यह सुनिश्चित किया गया है कि कटाई की गतिविधियों में किसी तरीके की दिक्कतें ना हो। किसानों के फायदे के लिए फसलों की समय पर खरीद सुनिश्चित की जा रही है। यह रबी फसल की बात करें तो फिर देश में 315 लाख हेक्टेयर में बोई गई कुल गेहूं में से 81% की कटाई पहले ही हो चुकी है। यह राज्यवार कटाई में भी वृद्धि हो रही है और यह राजस्थान में 99%, मध्य प्रदेश में 96%, उत्तर प्रदेश में 80%, हरियाणा में 65% और पंजाब में 60% तक पहुंच गई है। हरियाणा, पंजाब और उत्तर प्रदेश में कटाई अपने चरम पर है और अप्रैल 2021 के अंत तक इसके पूरे होने की संभावना है। 158 लाख हेक्टेयर में बोई गई दालों में से चना, मसूर, उड़द, मूंग और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि दलहन की बुआई 158 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में की गई है। इनमें चना, मसूर, उड़द, मूंग और मटर की कटाई पूरी हो चुकी है। दोस्तों, फसल काटने के बाद उसके अवशेष यानी कि पुआल को खेत में ही जलाने वाले किसानों को सरकार की सुविधाओं से वंचित करने का अभियान एक बार फिर से चलेगा। कृषि निदेशक ने सभी जिलों के डीएम को कहा है कि वे फसल अवशेष प्रबंधन के लिए जिला स्तर पर अंतर विभागीय बैठक करके जिम्मेवारी बांट दें। डीएम को बैठक की रिपोर्ट कृषि निदेशक को भेजने के भी आदेश है। यह गौरतलब है कि राज्य में धान की कटनी के बाद पुआल जलाने के ये 1124 नए मामले सामने आए हैं। यह कार्रवाई, जागरूकता अभियान और चेकिंग के बाद भी राज्य के विभिन्न जिलों के कुछ हिस्सों में किसान पुआल के खेत में ही जला दे रहे हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए अभी तक कुल 2138 किसानों के पंजीकरण को अगले 3 सालों के लिए कृषि विभाग की विभिन्न योजनाओं से वंचित कर दिया गया है। दोस्तों, कृषि के क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा करने और किसानों की आय को दोगुनी करने के लिए सरकार ने शहद के उत्पादन, प्रसंस्करण और विपणन में जो योजना बनाई गई है उसकी नीति बनने के कगार पर है। यह कोरोना महामारी यदि नहीं आती है तो अब तक सरकार इसको सार्वजनिक भी कर चुकी होती। यह कुछ माह पहले सहकारिता विभाग के उच्च अधिकारियों ने देश के विभिन्न संस्थानों और विशेषज्ञों के साथ इस पर मंथन किया था। दोस्तों, कोरोना महामारी के बीच सरकार के दावों से अलग अस्पतालों में ऑक्सीजन की कमी सामने आ रही है। कल पटना के 2 बड़े सरकारी अस्पतालों ने डीएम को पत्र लिखकर समय पर ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की गुहार लगाई है। बिहार के सबसे बड़े कोविड डेडिकेटेड अस्पताल नालंदा मेडिकल कॉलेज अस्पताल में ऑक्सीजन सप्लाई में आ रही दिक्कतों को लेकर सुप्रिंटेंडेंट ने जिलाधिकारियों को पत्र लिखा है। यह अपने पत्र में उन्होंने लिखा है कि एनएमसीएच में हर दिन 1000 सिलेंडर की जरूरत है, लेकिन ऑक्सीजन सिलेंडरों की निर्बाध आपूर्ति में बाधा उत्पन्न हो रही है। अधीक्षक ने जिलाधिकारियों से समय पर ऑक्सीजन सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ ही ये 250 सिलेंडरों का रिजर्व पूल भी अस्पतालों में उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। दोस्तों, कोरोना महामारी हर जगह अपना कहर बरपा रही है। वहीं बिहार में स्थिति काफी भयावह हो चुकी है। यह दिन प्रतिदिन कोरोना के आंकड़ों में वृद्धि हो रही है, साथ ही संक्रमितों के आंकड़ा भी बढ़ता ही जा रहा है। यह इसी क्रम में एक राहत भी खबर सामने आई है। दरअसल अब कोरोना को लेकर बिहार में सरकार एक्शन मोड में आ गया है और बिहार के करीब 15 जिलों में ऑक्सीजन प्लांट बनाने का आदेश दिया गया है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिया है। साथ ही इन सभी ऑक्सीजन प्लांट का खर्च पीएम केयर फंड से दिया जाएगा। यह खबर की माने तो देश भर में 500
551 नए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाएंगे, जिसमें से 15 प्लांट बिहार में लगाए जाएंगे, जिनमें पटना, गया, भोजपुर, वैशाली, नालंदा, बेगूसराय, भागलपुर, दरभंगा, मधुबनी, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, गोपालगंज, कटिहार, पश्चिमी चंपारण में ऑक्सीजन प्लांट लगाने की तैयारी है। जी साथ ही सरकार ने कोशिश की है कि बिहार के सभी इलाकों में यानी कि सभी जिलों में एक ऑक्सीजन का प्लांट जरूर लगे। यह सूचना पीआईबी के द्वारा जारी की गई है। जी आपको बता दें कि बिहार में स्थिति काफी भयावह होती जा रही है। अस्पतालों में बेड फुल हो चुके हैं, तो वहीं ऑक्सीजन के अभाव में कई संक्रमितों ने अपने जान गंवा रहे हैं। जी ऐसी स्थिति में ऑक्सीजन प्लांट को उपलब्ध करवाना बहुत जरूरी हो गया है। यह भी आपको बता दें कि पटना की स्थिति काफी खराब हो गई है। जी हाँ, रविवार को एनएमसीएच एक एक करके 8 मरीजों ने दम तोड़ दिया। वहीं पीएमसीएच में इलाजरत 7 मरीजों ने अपना दम तोड़ दिया है। दोस्तों, बिहार में सिर्फ कहने के लिए सुशासन की सरकार है, हकीकत में तो जंगल राज से भी एक कदम आगे है। सुशासन राज में सरकारी राशि दिखावे के लिए लुटा दी जाती है। यह सरकार सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करती है और पब्लिक की सुविधा के नाम पर पानी की तरह पैसे बहाती है। जी हाँ, बिहार में ऐसी सरकार है जिसे सिर्फ खरीदारी और बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने में विश्वास है। जनता की जान जाती है तो जाए, उसे क्या मतलब, बजट की राशि तो खर्च हो ही गई। जी हाँ, फायदा मिले या ना मिले इसे सरकार को क्या मतलब। जी हाँ, बिहार के इस बेशर्म सिस्टम को देखकर सुनकर शर्म भी शर्मा जाएगी। जी हां, पिछले साल कोरोना काल में जिस वेंटिलेटर के लिए सीएम नीतीश कुमार से लेकर स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कई दफे पीएम मोदी से गुहार लगाई थी, काफी प्रयास के बाद केंद्र ने बिहार को वेंटिलेटर दिया। जी हां, साथ ही बिहार सरकार ने भी अपने पैसे से वेंटिलेटर खरीदे, लेकिन जनता की गाढ़ी कमाई के पैसे से खरीदे गए वेंटिलेटर का क्या हुआ। जी हां, सीएम नीतीश कुमार और मंत्री मंगल पांडे ने खोज खबर लेने की कोशिश तक नहीं की। जी हां, अब जब कोरोना संक्रमण दोबारा हो गया तो फिर कथित सुशासनी सरकार की पोल खुल गई। जी हां, पोल खुलते ही सीएम नीतीश कुमार और स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे की कलई खुल गई। यह सुशासन की सरकार की ऐसी पोल खुली कि शर्म भी शर्मा जाए। आखिर सिस्टम ने ऐसा काम जो कर दिखाया था। यह दरअसल कोरोना काल में बिहार में सैकड़ों वेंटिलेटर आए। यह पानी की तरह पैसे बहाकर आनंद फानन में वेंटिलेटर खरीदे गए थे। यह मकसद था कि कोरोना संक्रमण से मर रहे मरीजों को बचाना। यह कोरोना का पहला संक्रमण कम होते ही सरकार दर्द भूल गई। करोड़ों की पैसा खर्च करके जो वेंटिलेटर मंगवाए गए थे उसे पटना के अलावा जिलों में भेजे गए थे। जी हां, लेकिन उस वेंटिलेटर का क्या हुआ इसकी खोज खबर किसी ने नहीं ली। जी हां, लिहाजा जो सामान जिलों में भेजे गए वे 6 महीने से उसी तरीके से पड़े हुए हैं। जी हां, उस वेंटिलेटर से अभी तक का पॉलिथीन भी नहीं हटे और अस्पताल के गोदाम में रखे रखे खराब हो रहा है। जी हां, सुशासन की सरकार में अधिकारियों और मंत्री इतने व्यस्त हो गए हैं कि किसी ने इसकी पड़ताल नहीं की। जी हां, अधिकांश जिलों में वो वेंटिलेटर गोदाम में शोभा की वस्तु बनकर रह गई है। मतलब सरकार का पैसा भी खर्च हो गया है और पब्लिक को कोई लाभ भी नहीं मिल रहा है। यह कोरोना संक्रमण के दूसरे काल में सुशासन की इस सरकार की करने की पोल खुल रही है। जब सरकार की भद पीटी तो फिर अधिकारी और मंत्री को मुंह से आवाज तक नहीं निकल रहा। जी हां, अब मुख्यमंत्री ने सभी वेंटिलेटर को चालू करने का निर्देश दिया है। जी हां, सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि बिहार के सभी जिलों के अस्पतालों में उपलब्ध वेंटिलेटर को जल्द से जल्द क्रियाशील करने का निर्देश दिया गया है। यह कार्य सरकारी प्रयास अथवा निजी क्षेत्र के संयुक्त भागीदारी से सुनिश्चित किया जा सकेगा। बिहार में कोरोना से लोग मर रहे हैं, अस्पताल में ऑक्सीजन और वेंटिलेटर की कमी की वजह से जान जा रही है। पूरे प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। दोस्तों, मुंबई में लॉकडाउन लगने के बाद कामगारों ने घरों की ओर वापसी शुरू कर दी है। जी हां, रविवार को ट्रक से कानपुर पहुंचे कामगारों ने बताया कि बॉर्डर पर चेकिंग करके रही पुलिस ने उनके साथ बदसलूकी की। जी हां, जेब में रखे मजदूर के सारे पैसे छीन लिए गए और मारपीट करके भगा दिया गया। बनारस के रहने वाले चिंटू ने बताया कि वे मुंबई की फल मंडी में आरती की यहां काम करता था। जी हां, लॉकडाउन लगने पर आरती ने 5000 रुपए देकर घर भेज दिया था। जी हां, हाईवे से उन्हें एक ट्रक चालक ने 500 रुपए में कानपुर तक छोड़ने का आश्वासन दिया था। चिंटू के अनुसार मुंबई एमपी बॉर्डर पर ट्रक की चेकिंग के दौरान पुलिस ने उनके साथ मारपीट की, तलाशी ली और जेब में रखे रुपए निकाल लिए गए। यह कानपुर उतरने के बाद वह पैदल ही बनारस के लिए रवाना हो गया। यह बिहार के रहने वाले संतोष ने बताया कि मुंबई से ट्रक में कानपुर तक पहुंचे हैं। दोस्तों, आज का न्यूज़ बस यहीं तक। कैसा लगा जरूर अपना सुझाव दीजिएगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। अगर आप नए आए इस चैनल पर तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।